सबसे पहले बात हम लोग करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन की। ज्यूरिसडिक्शन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पिक्यूनरी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के लिए आपको जाने की ज़रूरत है सेक्शन नंबर 16 से लेके सेक्शन नंबर 20 तक। ओके, तो हम लोग सेक्शन नंबर 16 में चलते हैं। सेक्शन नंबर 16 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 16 ये बात करता है कि सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो ये बोलता है वो बोलता है सब्जेक्ट मैटर सिचुएट की। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर कौन कौन से हैं? रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉपर्टी, पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, foreclosure, sale or redemption in the case of mortgage of or charge upon immovable property, determination of any other right to or interest in immovable property, compensation for wrong to immovable property, recovery of immovable property actually under distraint or attachment। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप सूट फाइल करोगे वो वहाँ करोगे जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट है। लेकिन इसका प्रोवाइजो एक बात बोलता है कि प्रॉपर्टी जो है, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो हेल्ड की जा रही है डिफेंडेंट के द्वारा, बाई और ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट, और जो आप रिलीफ क्लेम कर रहे हो, रिलीफ सॉट है, वो डिफेंडेंट के पर्सनल ऑब्टेन किया जा सकता है थ्रू हिज पर्सनल ओबीडियंस। किसके पर्सनल? डिफेंडेंट के। ठीक है, तो वहाँ पर जो सूट फाइल किया जाएगा वहाँ पर फाइल किया जाएगा द डिफेंडेंट एक्चुअली या वॉलेंटरली रिसाइड करता है, ठीक है, कैरी ऑन बिजनेस करता है या पर्सनली वर्क्स फॉर गेम करता है। प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, इससे बाहर नहीं। 17 में बोला गया अगर प्रॉपर्टी ऐसी है जो दो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में है, तो वहाँ पर जो बात बोली गई है 17 में जो बात बोली गई, प्रॉपर्टी अगर ऐसी है जो दो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में है, दो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में, तो वहाँ पर यह बोला गया है उस प्रॉपर्टी का कोई भी पोर्शन जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में है वहाँ पर फाइल किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, पर इसका प्रोवाइजो एक और बात करता है कि जो सब्जेक्ट मैटर होगा, ठीक है, ऑफ द सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, आप सब्जेक्ट मैटर तो दे रहे हो, तो एंटायर क्लेम अगर प्रॉपर्टी का, उसकी प्रॉपर्टी कई एरिया में, एंटायर क्लेम जो है वो जिस कोर्ट को आप कॉग्निजेंस दे रहे हो वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली हम लोग 18 में जाते हैं। 18 में बात की गई है कि जहाँ पर अनसर्टन है कि कौन से ज्यूरिसडिक्शन में जाएगा। तो अगर ये बात अनसर्टन है तो आप किसी भी कोर्ट में जहाँ पर अनसर्टेनिटी है, एनी वन ऑफ दिस कोर्ट, ठीक है, वहाँ पर आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आप फाइल करोगे वो कोर्ट एक रीज़न रिकॉर्ड करेगी, रिकॉर्ड स्टेटमेंट करेगी, ठीक है, रिकॉर्ड स्टेटमेंट करेगी, ठीक है, और उसके बाद डिस्पोज ऑफ करेगी, और उसके बाद डिस्पोज ऑफ करेगी सूट को। और जो डिस्पोजल होगा उसका इफेक्ट होगा एज इफ जो प्रॉपर्टी है वहीं पर सिचुएटेड लोकल ज्यूरिसडिक्शन में। यहाँ पर ही प्रोवाइजो एक बात करता है कि कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए विथ रिगार्ड टू द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द सूट। कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए विथ रिगार्ड टू द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द सूट। ओके, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए विथ रिगार्ड टू द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द सूट। कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है रिगार्ड नेचर एंड वैल्यू ऑफ द सूट। और इसका एक बात बोलता है कि अगर आप ऐसे केस में जहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होती है, ठीक है, आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो, अपील कहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज करते हो? एपिलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट में। ओके, क्या ऑब्जेक्शन रेज करते हो कि भाई कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी जहाँ पर क्योंकि प्रॉपर्टी वहाँ सिचुएटेड ही नहीं थी। ठीक है, तो उस केस में जो एपिलेट और रिविजनल कोर्ट तो वहाँ एपेलेट और रिविजनल कोर्ट इस चीज़ को चेक करेगी, ठीक है, कि जब सूट इंस्टीट्यूट हो रहा था, एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, क्या वहाँ पर अनसर्टेनिटी थी? जब सूट इंस्टीट्यूट हो रहा था तो वहाँ पर अनसर्टेनिटी थी, ठीक है, और अगर थी तो अगर नहीं थी तो अलाउ करेगा उस ऑब्जेक्शन को, और थी तो उस ऑब्जेक्शन को नहीं अलाउ करेगा। प्लस एंड फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। ठीक है, 19 में बोला गया कॉम्पनसेशन फॉर ये रॉन्ग टू पर्सन्स और मूवेबल। ठीक है, रॉन्ग टू पर्सन्स और मूवेबल। ओके, 19 तो यहाँ तो बोला गया, सीधे एक लाइन बोली गई है कि ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ होगा। ठीक है, ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ होगा,
ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ किस कंटेस्ट में होगा, या जहां पर रॉन्ग डन जो है टू पर्सन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी वो किसी लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ वन कोर्ट है, ठीक है, और डिफेंडेंट रिसाइड करता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट को, रिसाइड करता है या कैरी ऑन बिजनेस, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, गेन करता है। ओके 20 में अब हम आते हैं। ये बोलता है कि अगर सूट अदर मैटर में कहाँ करेंगे आप, जहाँ डिफेंडेंट डिसाइड कर रहा था या कॉज ऑफ एक्शन आता है। तो सबसे पहली बात तो बोली गई है कि जहाँ डिफेंडेंट डिसाइड करेगा, और अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो कोई जहाँ पर भी जहाँ पर वो सारे डिफेंडेंट रिसाइड करते हैं, रिसाइड में दो बात बोली, एक्चुअली और वॉलेंटरली रिसाइड करते हैं, कैरी ऑन बिजनेस करते हैं या पर्सनली वर्क फॉर गेन करते हैं। ओके पर बी में एक बात बोली गई है कि किसी एक डिफेंडेंट के भी प्लेस पे आप कर सकते हैं। कौन सा प्लेस, जहाँ वो एक्चुअली और वॉलेंटरली रिसाइड करता है, पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है या कैरी ऑन बिजनेस करता है। लेकिन ऐसे केस में जहां किसी एक डिफेंडेंट को आप चूज करोगे वहां पर परमिशन कोर्ट का भी चाहिए होगा, और दूसरा क्या है कि सारे डिफेंडेंट जो है वो इंप्लाइड कंसेंट देंगे। तीसरी बात बोली गई है कि कॉज ऑफ एक्शन होली या पार्टली में अराइज होता है। ओके डी हो गया। और कॉरपोरेशन अगर देखो ऑफिस है उसका, कॉरपोरेशन है उसका सोल ऑफिस कहीं और है, प्रिंसिपल ऑफिस कहीं और है, ब्रांचेस कहीं और, वो सारे माने जाएंगे, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस बोला गया है। ओके अब हम लोग आ गए, ये तो हो गया टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब हम लोग पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन में गए, तो सेक्शन नंबर 3 में गए। तो सेक्शन नंबर 3 बोलता है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। तो ये सीधे एक बात बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेट हैं किनके, हाई कोर्ट के, और सिविल कोर्ट ऑफ अ ग्रेड इंफीरियर टू दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, एंड एवरी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज जो हैं वो सबऑर्डिनेट हैं हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। 6 में बोला गया है कि एक्सप्रेसली अगर कहीं एक्सप्रेस प्रोविज़न दिया गया है तो उसको नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा है, लेकिन आप किसी भी कोर्ट को आप किसी भी कोर्ट को शैल ऑपरेट टू गिव एनी कोर्ट शैल, तो इसमें बोला गया 6 में कि अगर एक्सप्रेस प्रोविज़न है तो उसकी बात नहीं कर रहा है, तो आप किसी भी कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन नहीं दोगे किसी ऐसे सूट को ट्राई करने का जिसकी अमाउंट की पावर उसके पास नहीं है, अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एक्सीड करता है उसकी पिक्यूनरी लिमिट। ठीक है अब हम लोग 15 में आते हैं। तो 15 क्या बात बोलता है, 15 सिर्फ एक बात बोलता है कि आप किस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करोगे। तो बोला गया है कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। ओके ओके अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्शन। ये तो बात होगी सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, पूरे सीपीसी में कहीं पर भी बात नहीं होती है उसकी। ठीक है अब हम लोग बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्शन। ठीक है 21 में बात किया गया है ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिसडिक्शन का। ठीक तो अगर ऑब्जेक्शन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन किसके रिगार्डिंग है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के रिगार्डिंग है। कहां पर आप रेस कर रहे हो, अपेलेट और ज्यूरिसडिक्शन में, प्लेस ऑफ स्विंग का है। ठीक है रेस कहाँ किया जा रहा है, अपेलेट और रिविजनल कोर्ट में। ओके तो उसको कोर्ट उसको नहीं ऑब्जेक्शन को लोगी जब तक कि ये नहीं हो जाता है कि वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जो था, जो भी उसका ट्रायल कोर्ट का, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब क्या होगा, ट्रायल कोर्ट, जो उसका ट्रायल कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट में उस ऑब्जेक्शन को अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे लिया गया है कि नहीं लिया गया है। ओके और एट मैक्सिमम कब, सेटलमेंट ऑफ इशू, एट सेटलमेंट ऑफ इशू या बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू। ठीक है और तीसरी बात बोलिए अगर कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है। ओके कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, प्लेस ऑफ स्विंग, एपलेट और रिविजनल कोर्ट। ठीक है और ऑब्जेक्शन वॉज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एट और बिफोर सच सेटलमेंट, कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। ओके और पिक्यूनरी लिमिट के केस में, पिक्यूनरी लिमिट वाले केस में भी सेम बात बोली गई, एपलेट और रिविजनल कोर्ट। ठीक है ऑब्जेक्शन वॉज टेकन,
ठीक है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू और कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के कंटेस्ट में एपेलेट और डिविजनल कोर्ट क्या चेक किया जाए करेगा कि ऑब्जेक्शन जो है वो लिया गया था अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी को और कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस को। ओके ओके ठीक है, फिर सेक्शन नंबर 9 में आ गया। अब तो इतनी बात तो हो गई, ऑब्जेक्शन 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 सब ऑब्जेक्शन करवा लिए। अब सेक्शन नंबर 9 में हम लोग आए। सेक्शन नंबर 9 क्या बात करता है, सूट्स ऑफ सिविल नेचर। तो सेक्शन नंबर 9 में एक बात बोली गई है कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होगा हर वो सूट को टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग, पर इसी में एक्सेप्शन भी वो दिया जिनके कॉग्निजेंस को एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि 1976 में ऐड हुआ है। नहीं हुआ है। एक्सप्लेनेशन 1 बोलता है कि जहां राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस क्वेश्चन में होगा, ठीक है, वो भी सूट ऑफ सिविल नेचर हो, भले उस राइट ऑफ प्रॉपर्टी और ऑफिस जो है वो भी सूट ऑफ सिविल नेचर है। ठीक है, भले उसको डिसाइड करने के लिए उस क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए उस राइट को डिसाइड सच राइट में वो डिपेंड करता है किसी रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज में। ठीक है, रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज जो है उनको भी तब भी वो क्या बोलते हैं, वो सिविल नेचर का, जो वैष्णो देवी वाला केस था वो याद रखना। एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलता है, एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलता है, फिर 2 होगा ना। एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है कि ये इममटेरियल है, कि उसकी कोई फीस अटैच थी, कि उस ऑफिस से कोई फीस अटैच थी या नहीं थी। ओके